अब यहाँ 4 अंकों के प्रश्नों की बात करते हैं। अध्याय 12 परमाणु। प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करिए। तो चलिए सबसे पहले हमको चित्र बनाना है। ये अल्फा कण का जो स्रोत होता है वो होता है बिस्मथ, 83 और 214। अब यहाँ से ये रेडियोएक्टिव तो पदार्थ है, ये अल्फा कणों को यहाँ से क्या करता है, निकालता है। इस तरह से हम इसको अंदर कर देंगे। और इसके बाद ये पतली स्वर्ण पत्र पन्नी है या पत्र है, तो इसकी जो मोटाई होती है 10⁻⁷ मीटर होती है। और ये जो पूरा कोष्ठ होता है इसका इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। और ये जो पूरा कोष्ठ होता है ये एक निर्वात में बंद रहता है इस तरह से। तो बस जो चित्र में दिख रहा है उसी चीज को हमको लिखना है। तो रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिखे। इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिस्मथ 83 214 का अल्फा कण का स्रोत लिया और उसके सामने लेड की ईंटें लगाई और उसके बीच में स्लिट छोड़ा। ये जो खाली जगह है ये क्या है, स्लिट है। यहाँ से अल्फा कण जो है स्लिट से गुजरता है और गुजरने के बाद ये 10⁻⁷ मीटर की पतली स्वर्ण पत्र से टकराता है। टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इस तरह से ये जितने भी अल्फा कण होंगे, हजारों की संख्या में अल्फा कण आएंगे, ये कुछ प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित होने के बाद ये कहाँ से टकराते हैं, जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराते हैं। और जिंक सल्फाइड के पर्दे से जहाँ जहाँ टकराते हैं वहाँ पर चमकीला धब्बा उत्पन्न कर देते हैं। ये चमकीला धब्बा उत्पन्न हो जाएगा यहाँ। और इस चमकीले धब्बे को संसूचक सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं। संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद हम यहाँ पर ये प्रकीर्णन कोण और इनकी संख्या के बीच ग्राफ खींचते हैं और हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो चित्र में दिख रहा है उसी के बारे में लिखना है। तो चलिए एक बार फिर से बात कर देता हूँ। एक निर्वात प्रकोष्ठ होता है, उसके अंदर अल्फा कणों का स्रोत बिस्मथ 83 214 लिया जाता है। ये अल्फा कण लेड की ईंटों को पार करते हैं और पतली स्वर्ण पन्नी जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर है उससे टकराते हैं। टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित होने के बाद ये जिंक सल्फाइड के पर्दा से टकराते हैं। जिंक सल्फाइड के पर्दे से टकराते हैं तो वहाँ पर चमकीला धब्बा उत्पन्न करते हैं। चमकीले धब्बे को हम संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देख लेते हैं और फिर यहाँ पर अल्फा कणों की संख्या और अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कोण हम ज्ञात करते हैं। कोण ज्ञात करने के बाद हम फिर उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष है इसी के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम बोले वही चीज़ यहाँ पर शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या प्रेक्षण मिलते हैं, तो प्रेक्षण समझते हैं कि प्रयोग तो किए लेकिन इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। तो यहाँ पर हमको ये देखने में मिला कि अधिकतर अल्फा कण प्रकीर्णित हुए स्वर्ण पत्र को पार कर जाते, बिना प्रकीर्णित हुए जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से सीधे सीधे चले गए अधिकतर। इसके बाद कुछ अल्फा कण 1 डिग्री के कोण से अधिक मान पर प्रकीर्णित होते हैं। फिर यहाँ पर जब हम तीसरा देखते हैं कि बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक मान पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। और जो चौथा है वह अत्यंत कम अल्फा कण जो है 180 डिग्री के मान पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होकर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से इस पर निष्कर्ष हैं। तो फिर से बात कर लेते हैं। अधिकतम अल्फा कण क्या होते हैं, बिना प्रकीर्णित हुए पास चले जाते हैं पार करके पन्नी को, स्वर्ण पत्र की पन्नी को। कुछ अल्फा कण जो होते हैं 1 डिग्री के अल्फा कोण पर क्या होते हैं, विचलन कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसके बाद बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होते हैं और अत्यंत कम 180 के कोण पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। ये सारे प्रयोग के बाद जो है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया था। तो यहाँ पर यदि निष्कर्ष पूछे, ये तो प्रेक्षण है, निष्कर्ष पूछे तो यहाँ पर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल लिख सकते हैं। तो उसमें वही है कि जो परमाणु होता है उसका केंद्रीय भाग सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इसमें केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। और तीसरा उसने इसमें निष्कर्ष निकाला कि नाभिक को आवश्यक अवकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ से चाहें तो निष्कर्ष भी लिख सकते हैं पूरे प्रयोग में। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है
बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक हमको निकालना है। तो यही है बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक। या फिर कह सकते हैं कि सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है। तो दो तरह से इसमें प्रश्न आता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम बोर का द्वितीय प्रतिबंध ले लिए। बोर का द्वितीय प्रतिबंध क्या होता है? L बराबर NH/2π। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जो L है कोणीय संवेग होता है, L बराबर होता है mvr। तो इस तरह से यहाँ पर L बराबर mvr लिख लिए। लेकिन जो कोणीय संवेग होता है हर कक्षा के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर mn लिख देंगे और यहाँ vn लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? rn लिख देंगे। वैसे यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सभी इलेक्ट्रॉनों का समान होगा, तो mn लिखने की जरूरत नहीं है। तो m vn rn, वेग अलग होगा, त्रिज्या अलग होगी। तो इस तरह से देख लेते हैं। L की जगह पर हम ये लिख दिए हैं, देख लीजिए mvr। अब v के नीचे vn लगाना है, r के नीचे vn लगाना है, क्योंकि त्रिज्या हर कक्षा की अलग होगी और इलेक्ट्रॉन का वेग भी अलग होगा। और इधर NH/2π तो पहले से लिखा है। इस सूत्र में से बाकी का पक्षांतर कर रहे हैं। तो माने हम ये Vn बचा लिए, m को यहाँ पर हम भेज दिए और Rn को भी यहाँ पर भेज दिए। तो हमारे पास क्या हो गया? NH और ये 2π पहले से था, यहाँ पर m और Rn चला गया तो 2π mRn। इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र आ गया। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे। मान निकालने के बाद हम इस मान को यहाँ पर अगले स्टेप में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे यहाँ देखिए, अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है? स्थिर विद्युत बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। तो अभी मैं बताया कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग अलग होगा, हर कक्षा की त्रिज्या अलग होगी, इसलिए v के नीचे n लगाना है, r के नीचे भी n लगा देना है। इसी तरह से स्थिर विद्युत बल का ये सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ Q1 का मान भी E है, माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 का मान भी E है, माने प्रोटॉन का आवेश। E का गुणा करेंगे तो E² हो गया। अब बटे में r² होता है, तो r के नीचे भी क्या लगा देना? n लगा देना। यहाँ से देखो कुछ कटता होगा तो ये Rn इससे 1 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ mv²/n बचा, यहाँ पर 1/4πε0 E²/Rn बचा। अब इतना रखने के बाद यहाँ पर देख लेना है कि हम यहाँ पर Vn का मान रख रहे हैं। तो देखना है आप m की जगह पर ये m लिख दिए। अब ये लिखा है Vn का मान ये वाला है, ये देख सकते हैं। और इस मान को हम यहाँ पर ला करके रख दिए। और रखने के बाद यहाँ पर देखना है, इसमें स्क्वायर लगा है तो इन सभी में स्क्वायर करेंगे। देखना, जैसे n का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, m का स्क्वायर हो गया, r का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम Vn का मान रखेंगे और उस मान को यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर दिए हैं? स्क्वायर में कर दिए हैं। अब स्क्वायर में रखने के बाद यहाँ पर जो इधर का था हिस्सा, ये वाला पूरा उतार दिए हैं। मान रखने के बाद हमको क्या देखना है? इसमें आगे के स्टेप को देख लेते हैं। ये मान रख लिए। मान रखने के बाद हमको देखना है कि इसमें क्या क्या कट रहा है। तो यहाँ पर देखना, ये m है और ये m का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये Rn है, ये Rn का स्क्वायर है तो ये कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये 4 है तो 4 से कट गया। ये पाई है, यहाँ पाई का स्क्वायर है तो पाई से कट गया। अब जो बच रहा है तो हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ n² और क्या बच रहा है? h²। ऊपर ये बचा। नीचे देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा है। तो यहाँ पर ये 4π है, ये पाई अभी काट देते हैं तो यहाँ 4 कट जाएगा, फिर ये पाई और ये इस तरह से। तो पाई mRn बचा, ये E² हो गया। अब यहाँ पर हमको त्रिज्या निकालना है तो Rn का पक्षांतर इधर कर देंगे, इस साइड। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा n², फिर क्या बचा? h²। ε0 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये ε0 आ जाएगा। अब बटे में देख लेते हैं तो हमारे पास क्या बचा था? पाई बचा, m बचा और E² को हम इस तरह से ले आएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Rn ∝ n²। इसका मतलब ये है कि ये जो त्रिज्या होती है वो क्वांटीकृत होती है, मतलब कक्षा की संख्या पर निर्भर करती है, पूर्ण गुणज होती है, तो उसके वर्ग के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि यहीं से मैं हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या निकालूं तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, मतलब यहाँ पर n बराबर हम क्या ले लेंगे? 1। तो इस सूत्र में यहाँ n का मान यदि हम 1 रख दें तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये सभी
स्थिरांक होते हैं, सबका मान होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एन का मान हमने 1 मान लिया। एच होता है प्लांक नीयतांक 6.63 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड। पाई का मान 3.14। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। यदि ये सभी मान रख दें और हल कर दें तो पहली कक्षा की त्रिज्या जो आएगी 5.29 गुणे 10 की घात -11 आएगी। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये, यदि हम इसको ऐसा लिख दें तो 0.529 गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा। एक अंक इसके दशमलव खिसका दिए हैं और इसी को हम लिख देते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से जो पहली कक्षा की ऊर्जा होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम और इंटू में हो जाएगा n स्क्वायर। यदि हमको दूसरी कक्षा का मान निकालना है तो यहाँ n की जगह पर 2 रख देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा और इसमें हम यहाँ पर इसमें गुणा कर देंगे तो दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जिस कक्षा को भी निकालना हो इस सूत्र से हम ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न था कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, सिद्ध करिए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। इस तरह से हमको निकालना था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक स्थापित करिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमको पता है कि अभिकेंद्र बल बराबर क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र ये होता है mv²/r होता है। और मैं बोला कि जब nवीं कक्षा की बात हो रही है तो उसमें वेग भी अलग होगा और त्रिज्या अलग होगी, इसलिए वेग के नीचे n और r के नीचे भी हमको n लगाना है। और यहाँ पर ये स्थिर विद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 का मान भी E, Q2 का मान भी E, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक प्रोटॉन का आवेश, तो E² और यहाँ पर r² है और नीचे n लगा देना है ताकि ये पता चले कि ये किस कक्षा की ऊर्जा त्रिज्या है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि Rn है और इसमें से ये काट दिए तो हमारे पास बचा mv²। अब mv² को हमको ऊर्जा में बदलना है, गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 mv²। तो हमारे पास mv² तो बचा है, लेकिन उसमें 1/2 का हम और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको mv² n हम लिख दिए, बटे में यहाँ 1/2 का गुणा कर लिए। तो 1/2 उधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 8, बाकी सारी चीजें वैसे उतार देंगे। तो ये हमको कहाँ से मिल गया, 1/2 का गुणा करने पर। अब ये जो आया ये nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया, तो इसको हम k लिख दिए हैं, kn का मतलब nवीं कक्षा में गतिज ऊर्जा, और इधर का पूरा सूत्र इसी तरह से उतार दिए हैं। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आ गया। अब हमको इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा भी निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमको कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर है nवीं कक्षा में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, पहले चैप्टर में पढ़े थे, वो था F = U = -1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये Rn ये सूत्र होता है, सॉरी ये लिख देता हूँ -1/4πε0, ये होता है Q1 Q2/r। अब इसी सूत्र को हम बदल दिए हैं, तो U की जगह UN लिख दिए कि nवीं कक्षा का है, 1/4πε उसी तरह से लिख दिए हैं। Q1 का मान E, Q2 का मान E, तो E² और R के नीचे n लगा देना है कि ये nवीं कक्षा की वो त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा निकालना है, तो कुल ऊर्जा माने En हो गया। अब यहाँ ये Kn और प्लस UN, Kn का मतलब गतिज ऊर्जा का मान भी और UN का मान भी यहाँ पर रख देते हैं। तो En की जगह En रखे। अब Kn का मान देख ले सकते हैं, ये सूत्र आया था Kn का, इस सूत्र को ले जा करके हम यहाँ पर रख दिए, ये Kn का मान हो गया। इसी तरह से अब हमको UN का मान चाहिए, तो ये है UN का मान और UN का मान हम यहाँ पर रख देंगे। इस सूत्र में प्लस लगा था लेकिन इसके साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में हम यहाँ पर देख लेंगे कि अगले स्टेप में ये कैसे आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं, पर अब हम इसको घटाएंगे तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ये वाला हिस्सा देख लेते हैं, ये दोनों में है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 E²/Rn।
जब इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ 8 लिखा है, 8 में से जब हम 4 निकालेंगे तो बटे में 2 बचा रहेगा, तो 1/2, और इसमें से ये पूरा निकल गया तो इधर क्या बचेगा, -1, और यहाँ पर 1/4πε0 E² और इसको घटाएंगे तो ये -1/2 बच जाएगा। इस तरह से इसको जब हल करेंगे इस कोष्टक को तो -1/2। अब जब हम इसका गुणा कर देंगे तो ये 2 चौको 8 है और माइनस सामने आ गया। इस तरह से यहाँ पर ये कुल ऊर्जा का मान आ गया। अब जब कुल ऊर्जा का मान आ गया है तो यहाँ पर हम अभी इसको Rn का मान भी रख देंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, Rn का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर En की जगह En है, माइनस की जगह माइनस है, इसका ये पूरा तो हम उतार दिए हैं। ये देख लो ये पूरा इसी तरह से उतर गया है। अब ये जो Rn का मान है पीछे हम निकाल चुके हैं, ये इसकी त्रिज्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या ε0 n² h²/πm² ये होता है। इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे Rn का मान। जब यहाँ पर रखेंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम हल करके देखते हैं कि ये कैसे आ जाएगा। तो चलिए इसमें से देखते हैं क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा। तो यहाँ पर ये पाई है तो पाई से कट गया है, और क्या कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है। तो देखना ये जो E² है ऊपर जाएगा, m भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा me⁻²। 2 और 2 कितने हो गए, 4। नीचे क्या बच रहा है, ये 8 बच रहा है। ε0 ये ε0 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ε0 2 हो गई, ये ε0 और ये ε0 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर। इस तरह से ऊर्जा का मान हो गया। अब यहाँ ऊर्जा का मान जब आ गया है तो यहाँ इन सभी के मानों को हम जानते हैं, नियतांक है n को छोड़ करके। तो यहाँ पर m मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ kg, E का मान 1.6 × 10⁻19, ε0 का मान 8.854 × 10⁻12 और h का मान 6.63 × 10⁻34। इस तरह से सारे मान को रख देंगे और उसको हल कर देंगे तो En का मान इतना हो जाएगा, En बराबर -13.6 बटे में n²। अब n का मतलब ये है कि यहाँ पर हम जिस कक्षा की ऊर्जा निकालना चाहते हैं उस कक्षा में n का मान रख देंगे। यदि हम पहली कक्षा का निकालना चाहते हैं तो उसमें 1 रख देंगे। अब यहाँ पर आप देख लेना कि यहाँ पर ये समानुपाती है En 1/n² के। मतलब ये है कि यदि कक्षा बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये है कि जो कुल ऊर्जा का मान होता है पहली कक्षा में अधिक होता है, फिर दूसरी कक्षा में क्या होता है, कम, घटता जाता है। यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि प्रथम कक्षा के लिए ऊर्जा निकालें तो इस सूत्र में n का मान 1 रख देंगे, 1 का भाग करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम कक्षा का मान है, ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, यह हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणियों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ कैसे प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ, तो जब हम विसर्जन नलिका में कम दाब पर हाइड्रोजन गैस भरते हैं और उच्च वोल्टेज आरोपित करते हैं तो इससे स्पेक्ट्रम निकलता है। तो इन्हीं समूहों को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है वो रिडबर्ग सूत्र से दी जाती है, 1/λ = R 1/n² F - 1/n²I। इससे हमको निकालना है। तो जो पहली श्रेणी होती है उसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी, और इसको खोजने वाले भी कौन है, लाइमन श्रेणी। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से किस अवस्था में आता है, प्रथम कक्षा में संक्रमण करता है। तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम समूह को क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी बोलते हैं, और यह पराबैंगनी क्षेत्र का होता है। अब इस सूत्र में देखते हैं 1/λ हो गया। अब यहाँ R है, ये आ कहाँ रहा है, पहली कक्षा में। आएगा कहाँ से, Ni से, मतलब वो दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इनसे आएगा। तो जो तरंग दैर्ध्य का क्रम प्राप्त होगा वो लाइमन श्रेणी का कहला जाएगा। इसी तरह से अगला जो हमारा है वो है बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी में क्या होता है, सेम चीज ही है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उच्चतर कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से द्वितीय कक्षा में संक्रमण करता है तो प्राप्त रेखीय स्पेक्ट्रम समूह को ब्राह्मण श्रेणी कहते हैं, और यह दृश्य क्षेत्र का होता है।
तो यहाँ भी सूत्र वही है 1/λ = r और 1 यहाँ पर 2² कर दिए हैं क्योंकि दूसरी कक्षा में आ रहा था। इसका मान यह है कि दूसरी में आना है तो तीसरी से आएगा, चौथी से आएगा, पांचवीं से आएगा, छठवीं से, इस तरह से उच्चतर कक्षा से जब संक्रमण करेगा तो इससे जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होगा उसको बामर स्पेक्ट्रम कहेंगे। यह दृश्य क्षेत्र का होगा। इसके बाद यहाँ पाषाण श्रेणी हो गया, पाषाण श्रेणी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसका उच्चतर अवस्था से किस कक्षा में आता है? तृतीय कक्षा में संक्रमण करता है। तो सेम परिभाषा है, केवल यहाँ पर प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, इस तरह से बदलते जाना है। तो हमको जो श्रेणी प्राप्त होगी वो कौन सी श्रेणी होगी? पाषाण श्रेणी, और यह अवरक्त क्षेत्र का होता है। अब इसका सूत्र वही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले बारे में 1 लिखे थे, यहाँ 2 लिख दिए, इस पर 3 लिख दिए, और ni का मान अब 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 4, 5, 6, इस तरह से हम यहाँ पर इसकी श्रेणी को बना सकते हैं। अगले स्टेप में हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट श्रेणी है। तो अपने आप अब आपको पता हो जाएगा कि ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है। तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था से कहाँ आ जाएगा? चतुर्थ कक्षा में आ जाता है, संक्रमण करता है। तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और ये किस में आता है? दूर अवरक्त क्षेत्र में आता है। अवरक्त क्षेत्र में भी आता है, लेकिन अवरक्त क्षेत्र का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसका मान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर अब हम चौथी में आता है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पर जो है वो 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, 7 से आ सकता है। तो इस तरह से ये ब्रैकेट श्रेणी होती है। इसके बाद यहाँ पर अगला हिस्सा हम देख लेते हैं जो फुंड श्रेणी का है। तो अपने आप इसमें से जैसे सम में करते आए हैं उसी तरह से इसमें फुंड श्रेणी का भी बना सकते हैं। तो फुंड श्रेणी में क्या हो रहा है? फुंड श्रेणी में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, इसमें इलेक्ट्रॉन उच्चतर अवस्था में पंचम कक्षा में क्या करता है? संक्रमण करता है। तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? रेखीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसे फुंड श्रेणी कहते हैं। ये अति दूर अवरक्त क्षेत्र का तुल्य होता है, और इसका सूत्र 1/λ = r, और इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 के आगे यहाँ 6, 7 हो जाएगा। तो यदि मैं एक चार्ट में नोट बना दूं कि आपको श्रेणियां तैयार करना है तो बड़े आसानी से आप श्रेणी को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 हिस्से बना के और आप याद कर सकते हैं। जो पहली श्रेणी होती है वो क्या होती है? लाइमन होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में आते हैं, और ये जो है ये पराबैंगनी क्षेत्र में होता है। तो बस इतना आपको याद करना है कि लाइमन श्रेणी में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में संक्रमण करता है उच्चतर कक्षा से, और यह पराबैंगनी क्षेत्र का होता है। इसके बाद बामर की बात करूं तो ये दूसरी कक्षा में आएंगे, और इसका जो क्षेत्र होगा वो दृश्य क्षेत्र का हो जाएगा। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पाषाण या पाषाण भी बोलते हैं, तो ये तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा, और ये किस क्षेत्र को आ जाएगा? अवरक्त क्षेत्र को आ जाता है। इसी तरह से जो अगला है ये हमारे पास यहाँ ब्रैकेट बचा। तो जो ब्रैकेट होता है वो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है उच्चतर कक्षा से, और ये दूर अवरक्त क्षेत्र का होता है। इसमें जो श्रेणी प्राप्त होती है दूर अवरक्त क्षेत्र की होती है। इसके बाद लास्ट में जो 5वीं श्रेणी फुंड है, और ये 5वें में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है उच्चतर कक्षा से, और ये हो जाता है अति दूर अवरक्त क्षेत्र। इसमें ये यहाँ पर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सब